हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू अ चैनल स्टोरीज बाय डी। एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपका भाई सुनाता है आपको कहानियाँ, कुछ थ्रिलर, कुछ क्रिमिनल एंड कुछ हॉरर। और दोस्तों आज भी मैं आपके लिए एक स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ। आज की कहानी हमें भेजी है आशिमा ने। बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग कहानी है दोस्तों ये। कैसे एक बहुत ही हंसते खेलते परिवार को जेलसी, लालच और ब्लैक मैजिक ने एकदम तबाह कर दिया। और इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, लाइक ऑलवेज, कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 2 सेकंड लगेंगे, सब्सक्राइब कर दो। एक बार कर दो, मैं वेट कर रहा हूँ। कर दिया? ठीक है। चलो दोस्तों, अब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया है तो इसी बात पे कहानी को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ये जो कहानी है ये आशिमा ने मुझे जैसे भेजी है, मैं आशिमा की तरफ से आशिमा के शब्दों में ही आपको ये कहानी सुनाऊंगा। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं खुद से इस कहानी को आपको एक्सप्रेस करूंगा ना, तो शायद वो जो दर्द, वो जो आशिमा ने जो पेन में कहानी मेरे को भेजी है, वो तकलीफ़ और जो दर्द उसकी कहानी में फ़ील हो रहा है ना, वो शायद आपको कम फील हो। तो ये जो कहानी है मैं आशिमा की तरफ से एग्जैक्ट आपको वर्ड टू वर्ड सुना रहा हूँ। हाँ, ज़रूर इस कहानी के बीच में मैं आशिमा के भेजे हुए वॉइस नोट्स भी लगा दूंगा ताकि आपको और ज़्यादा इस कहानी को फील करने में हेल्प हो। तो चलो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। सलाम वालेकुम। मेरा नाम आशिमा है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मेरा छोटा सा बड़ा प्यारा सा परिवार है। मेरी फैमिली में मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई है। अभी मैं 22 साल की हूँ और मैं फैशन डिज़ाइनिंग परस्यू कर रही हूँ। और मेरा छोटा भाई 18 साल का है और उसकी हालत ना कुछ सही नहीं है। अगर आप भी सुनोगे ना तो आप भी हैरान रह जाओगे। मेरे पास 2 कैट्स भी हैं जिनका नाम सोफ़ी और नूरा है। तो बात है 2022 की। मेरे पापा शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। हमारा कंस्ट्रक्शन का काम था और हमारा जो घर था ना वो भी बहुत बड़ा था। हमारा जो बिज़नेस था वो जॉइंट बिज़नेस था। वो मेरे पापा और मेरे चाचा मिलके करते थे। हमारे जो चाचा हैं वो भी हमारे बगल में ही रहते थे। उनकी वाइफ थी और साथ में उनके 2 बच्चे थे। उनके बच्चे भी हमारी ही एज के थे। हमारा चाचा के फैमिली के साथ रिलेशन हमेशा अच्छे से रहे। हमारा आपस में आना जाना लगा रहता था। कभी वो हमारे घर आते थे, कभी हम उनके घर जाते थे। और हफ्ते में एक ना एक दिन तो ऐसा होता ही था जब हम साथ में डिनर करते थे। हमारे जो दादा दादी हैं वो भी कभी उनके साथ रहते थे और कभी हमारे साथ। सो सब बढ़िया ही था। हम लोग साथ में वेकेशंस पे भी जाते थे और दुनिया की नज़र में ये सब कुछ बहुत ही ड्रीमी था। सब कुछ बहुत परफेक्ट था, क्योंकि कौन नहीं चाहता एक खुशहाल ज़िंदगी, पैसे वाली ज़िंदगी। सब कुछ था हमारे पास। पर ये सब कुछ तभी तक था जब तक मेरे पापा जिंदा थे। भैया, ये जो पूरा बिजनेस था ना, ये मेरे पापा का ही जमाया हुआ था। उन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया था। ये हम सब, चाहे हमारी फैमिली हो या चाचा की फैमिली हो, हम जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे ना, वो सारे मेरे पापा की मेहनत की वजह से हुई थी। अब पापा और चाचा साथ में ही काम किया करते थे और कभी कभी इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाता था। पर ये कोई बहुत अलग बात नहीं है। हर फैमिली में ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। अब चाचा तो ठीक थे, पर जो हमारी चाची थी ना, उनसे मुझे कभी भी अच्छी इंट्यूशन नहीं आई। वो ना थोड़ी सी जेलस टाइप की थी हमेशा से, कि बाहर तो बहुत ही स्वीट बनेंगी पर पीछे पीछे उनके मन में बहुत कुछ चल रहा होता था। वो हमेशा से ही ना हमारा लाइफस्टाइल और ख़ास तौर से मेरी मम्मी को कॉपी करने की कोशिश क्या करती थी। सब कुछ था चाचे के पास, पर वो हर बात पे क्रिप करती थी। हम अगर मम्मी के लिए कभी एक टीवी ले आए तो वही टीवी उनको भी चाहिए होता था। अगर मम्मी कभी ज्वेलरी ले आए तो वो सेम एग्जैक्ट ज्वेलरी खुद भी अपने लिए खरीद के लेके आती थी। तो ये जो सारी चीज़ें थी ना चाची की, ये जो उनका कैरेक्टर था, मुझे ना बहुत ही नेगेटिव वाइब देता था और मुझे बहुत ही क्रीपी फील होता था। अब ऐसे ही एक दिन ईद का टाइम था और हम लोग ना बहुत एक्साइटेड थे। इवनिंग का टाइम था और हम सब बैठे हुए थे और अगले दिन की ना प्रिपरेशन चल रही थी। हम सारी लेडीज हाथों में मेहंदी लगा रही थी। खूब गाने वाने चल रहे थे। और हमारे यहाँ ना ऐसे फंक्शंस में जेंट्स ही काम करते हैं। तो हमारे घर के जो कुक थे, और स्पेशली बिरयानी बनाने के लिए हमने ना हमारे गांव से एक स्पेशल अंकल को बुलाया हुआ था। तो वो सब अपनी तैयारी कर रहे थे, खाना वगैरह पका रहे थे और हम सब लोग मस्ती कर रहे थे। हम सब बहुत ही इंजॉय कर ही रहे थे कि हमें एकदम से ना चाची की चिल्लाने की आवाज़ आई। चाची दौड़ दौड़ के हमारी तरफ आई और चिल्लाते हुए बोली कि ज़ीशान ने, जो मेरी कैट है नूरा, उसको पैरों से पकड़ा हुआ है और उसको छत से नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा है। और ये सुन के हम लोग बहुत ही सरप्राइज हो गए और हम दौड़ के वहाँ गए। तो भैया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि ज़ीशान ने नूरा को पैर से पकड़ा हुआ था। टेरेस की एज पे था वो और वहाँ से उसे नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा था। मैं भाग के गई और मैंने नूरा को उससे छीना और ज़ीशान को जोर का एक थप्पड़ लगाया।
मेरे मॉम डैड भी ज़ीशान की ये हैवान हरकत देख के हैरान हो गए थे, क्योंकि आज तक इससे पहले कभी भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट वो तो बहुत क्लोज भी था हमारी कैट से। मम्मी और पापा ने ज़ीशान को बहुत डांटा और मैं तो इतना घबरा गई थी ज़ीशान की इस हरकत को देख के कि डर के मारे मैंने तो अपनी कैट्स को ना रात को अपने साथ ही सुलाया। और खैर फिर अगला दिन आया। अब नेक्स्ट डे ईद होती है और हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट आए होते हैं, बहुत ही अच्छा माहौल होता है। हम सब सारे अपनी लंच टेबल में बैठे होते हैं और हमारी जो चाची हैं वो, हम सबसे तो उतना कनेक्शन नहीं था उनका, पर ज़ीशान से बहुत अच्छा कनेक्शन था। तो चाची और ज़ीशान आजू बाजू बैठे होते हैं और हम उनके सामने बैठे होते हैं और हम सब बैठ के बात ही कर रहे होते हैं कि रूम से ना एकदम से नूरा निकल के आती है और नूरा आती है और वो चाची और ज़ीशान की तरफ देखती है और फिर ज़ोर से हिसिंग करती है। अब हमें ये समझ में नहीं आता कि वो चाची की तरफ देख के हिसिंग कर रही है या ज़ीशान की तरफ, पर वो इतने एग्रेसिवली हिसिंग करती है कि हम लोग भी देख के सरप्राइज हो जाते हैं। अब अगर आपको पता नहीं कि हिसिंग क्या होती है, तो जैसे डॉग्स तो बार्क करते हैं ना, तो कैट्स हिस करती हैं और जब वो हिस करती हैं तो वो अपना एंगर और अपना जो एग्रेशन है ना वो शो करने के लिए करती हैं। अब जब नूरा ने चाची या फिर ज़ीशान को देख के हिसिंग किया तो चाची ने ना ऐसा कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, बट उनके फेस पे ना एक हल्की सी क्रीपी सी स्माइल आई और वो देख के मैं बड़ी हैरान थी। और मैं ये सब देख ही रही थी कि तब तक ज़ीशान ने प्लेट उठाई और जोर से नूरा के ऊपर फेंकी। पर शुक्र है अल्लाह का भैया कि नूरा एकदम से हट गई और प्लेट वहीं पे टकरा के टूट गई। ज़ीशान की हरकत देख के मेरे डैड एकदम से उठे और उस ज़ीशान को अंदर लेके गए। अंदर ले जाके पापा ने उससे पूछा कि तू पागल हो गया है क्या, ये क्या हरकत कर रहे हो तुम? और पापा के सवाल का ज़ीशान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एकदम शांत सा था। उसके चेहरे पे गुस्सा तो बहुत था पर उसने कोई शब्द नहीं बोला। एक्चुअली में ज़ीशान थोड़ा शांत ही रहता था, वो बहुत कम बोलता था, पर ऐसी बदतमीजी उसने आज तक कभी नहीं करी। इनफैक्ट कैट से मेरे से ज़्यादा अटैच तो ज़ीशान था। वो कैट्स तो सोती उसके साथ थी, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि सडनली उसका कैट्स की तरफ ये एग्रेशन, मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा था कि ऐसा वो क्यों बिहेव कर रहा है। ज़ीशान का बिहेवियर तो चलो ठीक है, पर मुझे अपनी कैट्स का बिहेवियर भी समझ में नहीं आया कि वो ज़ीशान को देख के हिस क्यों कर रही है। खैर बहुत ऑफ सीन तो था, पर चलो ईद का दिन भी चला गया और सब कुछ अच्छे से ही हो गया। हम सारे लोग, मॉम डैड दादा दादी, सब लोग बस यही सोच रहे थे कि यार ये ज़ीशान ऐसे अजीब से क्यों बिहेव कर रहा है। अब ईद का दिन तो निपट गया और नेक्स्ट डे ज़ीशान अपने स्कूल गया। वो अपने स्कूल गया था और लगभग 12 बजे ज़ीशान के स्कूल से पापा को कॉल आता है। ज़ीशान की जो प्रिंसिपल है पापा को और हम सबको इमीडिएटली स्कूल में बुलाती है और उनकी टोन से ये समझ में आ रहा था कि कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी। हम ज़ीशान के स्कूल पहुंचते हैं और ज़ीशान की जब क्लास में जाते हैं तो हम देखते हैं कि ज़ीशान की जो शर्ट है उसमें खून के दाग पड़े हुए हैं और वो देख के हमें लगता है कि शिट, शायद ज़ीशान को कुछ हुआ है, शायद उसको चोट लगी है। पर प्रिंसिपल मैम हमें जब आगे की कहानी बताती हैं उससे हम लोग हैरान हो जाते हैं। मैम हमें बताती हैं कि ज़ीशान ने अपने क्लासमेट के कान को इतने ज़ोर से खींचा कि ये जो कान होता है ना, ये जो लेयर होती है जो कि गाल से कान को कनेक्ट करती है, ये फट गया और ब्लीडिंग हुई है बहुत ज़्यादा और उस बच्चे को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा है हमें और अभी फ़िलहाल उसके वहाँ पे स्टिचेस लग रहे हैं। और ज़ीशान की प्रिंसिपल ने बोला कि उनको ज़ीशान को इमीडिएट इफेक्ट पे सस्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स है बच्चे के जिसको चोट लगी है वो अब ज़ीशान पे और आप लोगों पे कोर्ट केस करने वाले हैं। और ये सुन के पापा तो बिल्कुल हैरान ही हो गए। पापा ज़ीशान को घर लेके आए और घर लेके आके बहुत डांटा उन्होंने ज़ीशान को, पर ज़ीशान ने एक शब्द नहीं बोला। वो चुपचाप सुनता रहा और उसके बाद वो सीधे गया अपने रूम में और खुद को लॉक कर लिया। हम लोग ज़ीशान की इन हरकतों से ना बहुत तंग आ गए थे, पर अब धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे थे कि इसको समझाएं और दिन बाय दिन ऐसे ही टाइम निकलता गया। करीबन 1 हफ्ता हो गया था और 1 हफ्ते बाद चाची हमारे घर आई। वो ना पंजीरी बना के लाई थी। पंजीरी आपको पता है ना, ड्राई फ्रूट से एक डिश बनती है बड़ी टेस्टी सी। पंजीरी ज़ीशान की फेवरेट डिश थी और चाची एक बर्तन में पंजीरी बना के लाई थी। अच्छा, इस बीच पापा ना ज़ीशान को अपने साथ अपनी साइड्स पे ले जाते थे। वो सुबह सुबह चले जाते थे और रात को ही वापस आते थे और ज़ीशान को भी अपने साथ ही रखा करते थे। तो ज़ीशान उस डब्बे को उठाता है और बोलता है कि मैं ना साइड पे ही खा लूँगा, और डब्बे को लेके पापा के साथ बैठता है गाड़ी में और चले जाता है। अब रात को ये दोनों काफ़ी लेट लौटते हैं। ज़ीशान घर के अंदर एंटर करता है और सीधे अपने कमरे में चले जाता है। हम उससे कुछ बात करते हैं तो हमें कोई जवाब भी नहीं देता और हमें ना बड़ा अजीब सा लगता है। तो हम पापा से पूछते हैं कि डांटा है क्या आपने इसे, ये ऐसा क्यों मुंह फुला के चले गया? पापा बोलते हैं पता नहीं यार, साइड पे भी पूरे दिन ये कोने में अकेला ही बैठा हुआ था आज। पता नहीं यार, इसका बिहेवियर ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, बहुत ही अजीब से बिहेव कर रहा है। कल एक काम करता हूँ, एक बार ना मैं मौलवी साहब से भी मिल लेता हूँ, पूछता हूँ यार ये ठीक तो है ये। अब अगले दिन हमने मौलवी साहब को अपने घर बुलाया। पहले तो जब मौलवी साहब घर के अंदर आए तो ज़ीशान अपने रूम से बाहर ही नहीं आया। उसके बाद पापा गए और ज़ीशान को ज़बरदस्ती पकड़ के लाए और जैसे ही मौलवी साहब ने ज़ीशान को देखा, मौलवी साहब बोलते हैं अरे अरे बच्चे को आप क्यों ले आए, इसको क्यों परेशान कर रहे हो, जाओ बेटा जाओ तुम रूम में जाकर सो बेटा, जाओ जाने दो। ज़ीशान जैसे अपने रूम में जाता है और रूम के दरवाजे को बंद होने की आवाज़ आती है तो मौलवी साहब हमें ऐसी बात बताते हैं जिससे हमारी रूह कांप जाती है।
मौलवी साहब बोलते हैं कि इसको तो जिन लगा हुआ। धीरे धीरे ये बोलना कम करेगा, ये एकदम शांत हो जाएगा और फिर आप लोगों को तकलीफ देना शुरू करेगा। आप एक काम करिए, कल इसको 11 बजे करीबन बड़े मौलवी साहब के पास लाइए, वही इसका कुछ समाधान आपको बता पाएंगे। भैया ये सुन के हम सब बहुत घबरा गए थे, मेरी मॉम और मैं हम तो टूट गए थे। और अब जाके मुझे समझ में आया कि मेरी जो कैट्स हैं वो ज़ीशान के लिए ऐसा क्यों बिहेव कर रही हैं, क्योंकि जो जानवर होते हैं ना, स्पेशली कैट्स, इन चीज़ों को वो हमसे पहले और हमसे बेहतर जज कर लेते हैं। अब क्योंकि हम सब लोग इतना घबरा गए थे तो हमने अपने परिवार में ये बात सबको बताई, दादा दादी चाचा चाची सबको ये बात शेयर करी और सभी बहुत घबरा गए थे। पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि हमारे जो चाचा चाची थे ना, इनके चेहरे पे कोई फिक्र नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो इन चीज़ों से। अब भैया सेम रात हम सब लोग खाना खा के सोने चले गए। मैं भी अपने बेड में गई थी कि मुझे ना बाहर से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि मेरे रूम के बाहर ना कोई ज़ोर ज़ोर से चल रहा है और मैं इतना घबरा गई कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई बाहर जाने की। मैंने घबरा के पापा को फ़ोन किया और फिर पापा और मम्मी बाहर आए और जब उन्होंने लाइट जलाई तो उन्होंने देखा कि ज़ीशान चल रहा था और वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से। बहुत ही अजीब सा बिहेवियर था ज़ीशान का ये। और फिर पापा ने उसे बोला, ज़ीशान क्या कर रहे हो, जाओ अपने रूम में। और फिर उसने एकदम से पापा की तरफ देखा, पापा को घूरा और फिर वो एकदम से अजीब सी आवाज़ में चिल्लाने लगा। भैया रात के 2:30 बज रहे थे और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। और वो पता है कैसे चिल्ला रहा था, जब किसी की टंग कट जाती है ना तो वो कैसे चिल्लाते हैं, बस वो वैसी ही अजीब सी आवाज़ में चिल्ला रहा था। हमारे घर के सामने जो रहते थे वो सब लोग भी बाहर आ गए क्योंकि वो इतना तेज़ तेज़ चिल्ला रहा था ना। पापा ने उसे पकड़ने की कोशिश करी पर हमारे टेबल के ऊपर ना एक फ्लावर पॉट पड़ा था, वो इतना एग्रेसिव हो रहा था कि उसने फ्लावर पॉट पकड़ा और पापा के ऊपर फेंका और पापा के सर पे चोट भी लग गई उससे। पापा मम्मी और मैं हम तीनों मेरे ही कमरे में चले गए क्योंकि वहाँ पे कैट्स भी थी। हमने अपना डोर लॉक करा और फिर वहाँ से हमने मौलवी साहब को कॉल किया और उनको रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप अर्जेंट बेसिस पे आइए। जब मौलवी साहब ऊपर आए तो हम लोग भी तभी रूम से बाहर आए और हमने देखा कि मौलवी साहब अपने साथ 2 लोगों को और लेके आए हैं। उनके साथ जो 2 लोग थे ना, उन्होंने ज़ोर से ज़ीशान को पकड़ लिया और मौलवी साहब उसके पास गए और उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ी। मौलवी साहब ने उसके ऊपर आबे जमजम का पानी भी फेंका और ज़ीशान जब उसके मुंह पे पानी फेंका ना तो वो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और फिर चिल्लाते चिल्लाते थोड़ी देर में वो बेहोश ही हो गया। भैया हम सब हैरान थे, हम सब शॉक में थे कि ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ और हमारे साथ ही क्यों। हमने तो कभी किसी का कुछ गलत भी नहीं किया था। हमारा दिल टूट गया था भैया। रात भर हमें नींद तो कहाँ ही आती, हम बस सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। और सुबह जब हुई तो हम लोग फिर बड़े मौलवी साहब के पास गए। बड़े मौलवी साहब ने ज़ीशान को देखा और उसको देख के ना बहुत देर तक वो चुप रहे और फिर थोड़ी देर बाद वो बोलते हैं कि भाई साहब इसको ना जिन लगाया हुआ है और ये जो जिन है ना ये ऐसे नहीं जाएगा और ना ही हम इसे छुड़ा सकते। ये बहुत ताकतवर काला जादू करा है, बंगाल से किया है किसी ने। हम क्या, इसे तो कोई भी नहीं छुड़ा सकता। इसको वही छुड़ा सकता है जिसने ये जिन इस पे लगाया है। ये जो जादू है ये बहुत ताकतवर जादू है और ये हर कोई नहीं कर सकता। एक बात आप ध्यान रखना, ये जादू जिसने भी किया है ना वो आपके परिवार का ही आदमी है, क्योंकि इस तरह का जादू करना बाहर वाले के बस में नहीं है। मौलवी साहब की बात सुन के भैया हम लोग तो और भी ज़्यादा टूट गए कि क्यों हमारे हंसते खेलते परिवार को एकदम तबाह कर दिया किसी ने। खैर मौलवी साहब ने हम सबकी सेफ्टी के लिए हम सबको ताबीज़ें दिए। हमने ज़ीशान के गले में भी एक ताबीज़ डाल दिया। हम सब बहुत घबराए हुए थे भैया, पर हम घर वाले हैं ना, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पापा ने अपने कुछ खास दोस्तों के इस बारे में बताया और पापा के एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि बंगाल में वो एक मौलवी साहब को जानते हैं जो ये सब ठीक कर सकते हैं। और जैसे पापा ने बात सुनी तो पापा ने डिसाइड कर लिया कि हम अब कोलकाता जाएंगे। हम लोग कोलकाता गए और वहाँ पहले हमने होटल लिया और फिर शाम को हम सीधे मौलवी साहब के पास पहुँचे। पहले हमने बाहर वेट किया और फिर जब मौलवी साहब से मिलने का हमारा टाइम आया, हम जैसे ही कमरे के अंदर गए, मौलवी साहब के सामने बैठे। मौलवी साहब ज़ीशान को देखते हैं और फिर पता नहीं वो कुछ अजीब सा पढ़ते हैं और जैसे ही वो पढ़ते हैं ज़ीशान को कुछ अजीब सा हो जाता है। उसका फेस और उसके हाथ एकदम टेढ़े से हो जाते हैं, जैसे पैरालिसिस हो जाता है ना भैया, वैसे ही बिल्कुल हाथ और मुंह अजीब सा टेढ़ा सा हो जाता है उसका। इसके बाद मौलवी साहब कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और फिर मौलवी साहब उससे पूछते हैं कि कौन है तू। और भैया इसके बाद आपको यकीन नहीं होगा, मैंने जो अपनी आंखों से देखा मुझे यकीन नहीं हुआ कि ज़ीशान वो बोलता है पर आवाज़ कुछ और ही उसके अंदर से आती है। मैं आदिल हूँ। मौलवी साहब उससे पूछते हैं तू क्यों आया है इसके जिस्म में? मुझे भेजा गया है इस जिस्म में। बता कैसे छोड़ेगा इसका जिस्म तू? नहीं छोड़ूंगा, कुछ कर लो, नहीं छोड़ूंगा। और ये बोल के वो जोर जोर से हंसने लगता है, चिल्लाने लगता है और फिर थोड़ी देर में वो फेंट हो जाता है।
ये सब जब शांत होता है तो मौलवी साहब हमें बताते हैं भैया कि ये जो किसी के शरीर में जिन डालना है ना, ये बहुत ही मुश्किल टोटका है और ये हर कोई नहीं कर सकता। यहाँ आगे दूर गांव में कोई थे जो ये सब क्या करते थे, पर कुछ टाइम पहले उनकी भी डेथ हो गई है। और ये जो टोटका है ना, ये वही तोड़ सकता है जिसने ये किया होता है, और किया तो पक्का उन्होंने ही है साहब। हमारे उसमें तो ये सब करना हराम है, पर क्या करें, लोग पैसों के लिए कुछ भी कर देते हैं। मौलाना साहब से मिलके तो हम लोग और भी मायूस हो जाते हैं और वहाँ से हम सीधे घर आ जाते हैं। वहाँ से जब वापस हम आ तो गए, पर उस दिन के बाद से ज़ीशान का जो मुंह और हाथ है ना, वो टेढ़ा सा ही रह गया। और वो जो जितना थोड़ा बहुत बोलता था ना, वो बोलना भी उसका ख़त्म हो गया। अब वो बोल ही नहीं पाता है, बस उसका वो रात को ज़ोर ज़ोर से चलना और चिल्लाना, वो सब कंटिन्यू रहता है। अब मौलाना साहब के यहाँ से आए हुए हमें करीबन 1 हफ़्ता हुआ था, और मॉर्निंग में मैं उठती हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरी जो एक कैट है नूरा, वो रूम में नहीं है। मैं बाहर जाके उसे लिविंग रूम वगैरह में ढूंढने की कोशिश करती हूँ, मुझे कहीं भी नहीं मिलती। मैं मम्मी पापा के रूम में देखती हूँ, मैं रूफ में जाके देखती हूँ, और फाइनली मैं बहुत घबरा के ज़ीशान के रूम में जाती हूँ देखने के लिए, पर ज़ीशान के रूम में भी वो नहीं होती है। मम्मी और मैं बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लग जाते हैं क्योंकि वो मिल नहीं रही होती है। हम और हमारे घर में जितने भी मेड वगैरह होते हैं, वो सब लोग मिलकर नूरा को ढूंढने लगते हैं। हमने पूरे घर में उसे देखा और वो हमें कहीं नहीं मिली, तो हम घर से बाहर निकले उसे ढूंढने के लिए। जैसे ही मैं और मम्मा घर से बाहर निकले उसे ढूंढने के लिए, तो मैंने देखा कि हमारी जो गाड़ी है उसके नीचे नूरा की टेल सी मुझे दिखी, और मैंने कहा अरे यार देखो, शैतान यहाँ छुप के बैठी है। मैं भाग के उसके पास गई और मैंने उसे आवाज़ लगाई, नूरा, नूरू, नूरू। और जब मैंने उसे आवाज़ लगाई भैया, तो वो बिल्कुल उसने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया मेरे को। और मेरे को लगा शायद डर के मारे, क्या पता ज़ीशान ने कुछ किया हो, घबरा गई हो, डर गई हो, शायद डर के मारे वो छुपी हुई है। तो मैं नीचे को झुकी और मैंने ना जैसे उसको बाहर निकालने के लिए अपना हाथ अंदर डाला, तो मेरे हाथ में ना भैया मुझे कुछ गीला गीला सा फील हुआ। और जैसे मुझे वो गीला गीला सा फील हुआ ना, मैं बहुत ज़ोर से घबराई और पैनिक में मैंने नूरा की पूंछ से उसे खींचा, और मैंने देखा भैया मेरी नूरा, मेरी बच्ची, उसकी बॉडी में उसका सर नहीं था भैया, वो उसका सर काट दिया था किसी ने। उसकी बॉडी में भैया पूरा ब्लड लगा हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि मेरी जो मासूम नूरा है उसको अभी अभी मारा है किसी ने। मैं नूरा को अपनी गोद में लेके घर के अंदर चले जाती हूँ, और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती हूँ। मेरे साथ साथ में मम्मी भी रो रही होती हैं। मेरी बेचारी प्यारी सी बच्ची, पता नहीं तेरे में से किसने मारा है इसको। मैं जब ज़ोर ज़ोर से रो रही होती हूँ तो हमारे सारे पड़ोसी भी बाहर आ जाते हैं देखने के लिए, पर हमारे चाचा चाची वो बाहर तक नहीं आए। अब हमारे घर में ना कैमरा भी नहीं था, तो हमें ये तक नहीं पता चला कि ये करा किसने। हम ऊपर गए और फिर मैंने उसे अपने हाथ से नहलाया, मेरी प्यारी सी नूरा, उसको पूरा साफ़ किया, एकदम वाइट एंजल सी थी वो। भैया ये सब मुझे आज तक हॉन्ट करता है और मैं सो नहीं पाती हूँ। पापा और मम्मी भी बहुत सैड थे, और पापा ने फिर ना सबको कॉल करके बुलाया। पापा चाहते थे कि जब हम इसे दफनाने के लिए जाएं तो पूरा परिवार साथ हो। तो पापा ने चाचा को भी फ़ोन किया, वो आए, पर चाची नहीं आई। पापा ने पूछा कि चाची क्यों नहीं आई, तो चाचा ने बहुत ही सॉफ्टली बहाना मार दिया कि वो तो शायद अभी नहा रही है ना, इसलिए नहीं आ पाई। फिर कुछ नहीं, हमने भी ज़्यादा नहीं सोचा, हम बस गए और अपनी नूरा, प्यारी नूरा को दफनाया हमने। और फिर दफना के जब हम वापस आए तो बहुत ही डरे हुए थे। और वो दिन है भैया, और आज का दिन है, मैं सोफ़ी को ना अपने से 1 सेकंड के लिए भी अब दूर नहीं करती हूँ। अब ये सब तो हुआ भैया, इसके बाद जो हुआ ना, ये सुन के आप हैरान हो जाओगे। सो ऐसे ही एक दिन हमारे घर में एक नमाज रूम था, तो पापा ना वहाँ जाके नमाज़ पढ़ रहे थे और मैं रूम के बाहर ही बैठी हुई थी। मैंने देखा कि पीछे से ज़ीशान आता है और रूम के अंदर जाता है, और रूम के अंदर जाके पीछे से बस खड़ा हो जाता है पापा के, और उनको घूरने लगता है। और मेरे को ये बड़ा अजीब सा लगता है, तो मैं जाती हूँ अंदर और ज़ीशान का हाथ पकड़ती हूँ कि उसे बाहर आ जाए वो। और जैसे ही मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ, मैं देखती हूँ कि उसका हाथ बहुत ही ठंडा है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि बर्फ़ के अंदर उसने अपना हाथ डाल के रखा हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा ही था, मैं सोच ही रही थी कि इतना ठंडा क्यों हो रहा है, कि मैंने फ़ील किया कि जो नमाज रूम है वो भी कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो रहा था। एक्चुअली सर्दियों का टाइम तो था, पर हमारा जो घर था भैया वो सेंट्रली हीटेड और सेंट्रली कूल्ड था। तो हम सर्दियों में ना 32 डिग्री पे अपने घर को सेट करके रखते थे कि एकदम कोजी सा घर रहता था। पर वो जो रूम था ना, वो कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो रहा था। खैर मैं ज़ीशान को वहाँ से बाहर लेके आई, उसको उसके रूम में ले गई और फिर उसके हाथ और पैर रब करने लगी। अब चाहे वो जैसे भी हो, था तो मेरा छोटा भाई ना। जब मैं उसका हाथ मल रही थी तो उसने मुझे देखा, और वो फिर बड़े अजीब से ना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। खैर ज़ीशान के अंदर जो कुछ भी हो, मैंने उसके बाद उसके लिए दुआएं पढ़ी, अल्लाह से उसके लिए प्रे किया, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और उस पर फूंक मारी, और उसके बाद उसको बेड में लिटा दिया। और जब मैंने उसे बेड पे लिटाया ना, वो चुपचाप मुझे घूर रहा था, और ये देख के ना मुझे बहुत ही इमोशनल फील हुआ, और मैं बस वैसे रोते रोते ना कमरे से बाहर आ गई। मैं बाहर आके लिविंग एरिया में बैठ गई, और तभी मॉम भी ना चाय और स्नैक्स लेके आ गई थी।
अब चाय वगैरह लेके वो आ गई और हम पापा का बस वेट कर रहे थे कि वो नमाज़ पढ़ के बाहर आए तो हम लोग ये चाय वगैरह पिएँ और स्नैक्स वगैरह ले लें। पर काफ़ी देर हो गई, पापा बाहर ही नहीं आए। 2-4 मिनट जब हो गए तो मेरे को लगा एक बार जाके देख तो आऊँ कि पापा का नमाज़ पढ़ रहे हैं या क्या हो रहा है। तो जब मैं गई तो मैंने देखा कि पापा ना, एक हमारी पोजीशन होती है नमाज में भैया, जिसे सजदा करना कहते हैं, तो पापा उस सजदा वाली पोजीशन में थे और काफ़ी देर से उसी पोजीशन में वो थे। जब मैं गई तो मुझे सही नहीं लगा उनको डिस्टर्ब करना, तो मैं बस उनके पीछे जाके खड़ी हो गई और मैंने थोड़ी देर वेट किया। अब जब 1-1.5 मिनट हो गया और पापा उस पोजीशन से हिले ही नहीं, तो मुझे ना कुछ फिशी सा लगने लगा, मुझे थोड़ी घबराहट सी होने लगी। तो मैंने मम्मा को बुलाया और जब मम्मा आई तो मम्मा ने जब उन्हें आवाज़ मारी और पापा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो एकदम से मम्मा ने उन्हें टच किया और टच करते ही पापा एक तरफ को गिर गए। हमने देखा कि उनका पूरा शरीर ना एकदम ठंडा सा पड़ रहा था और पूरी बॉडी ना ठंड से अकड़ सी गई थी। हम उन्हें किसी तरह बाहर लाए और फटाफट उनके ऊपर कंबल डाला और उनके हाथ पैर मलने लगे, उनकी मालिश करने लगे। पता नहीं वो नमाज रूम में ऐसी ठंडी हवा आ रही थी, पता ही नहीं चला, शायद नमाज पढ़ते पढ़ते उनको ये ठंड की वजह से शायद उनकी बॉडी अकड़ गई। हमने हमारे जो फैमिली डॉक्टर थे भैया, हमने उन्हें कॉल किया। फॉर्चुनेटली वो बिल्कुल पास ही रहते थे, तो 10 मिनट के अंदर वो भी आ गए। और वो जैसे आए तो उन्होंने हमें बोला कि यार इनको तो हाइपोथर्मिया हो गया है। उनकी जो स्किन है ना वो भी बड़ी पेल सी हो गई थी भैया, और वो जो सांस भी बहुत धीमे धीमे ले रहे थे, उनकी पल्स वीक होते जा रही थी एंड ही वाज लूजिंग हिज कॉन्शियसनेस। भैया उस समय पे तो इतना घबरा गए थे मम्मा और मैं, हमें बस ये लग रहा था कि पापा हमें कहीं छोड़ के ना चले जाएं। पर डॉक्टर साहब ने बोला कि तुम घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक होगा। हम लोगों ने भैया फटाफट गर्म पानी लेके आए, गर्म पानी उन्हें पिलाना शुरू किया। उनके ऊपर जितनी भी चीज़ें थी ना, टोपी, जैकेट, स्वेटर, सब कुछ उनको पहनाया, कंबल से उनको ढका और उनके सामने एकदम ब्लोअर रख दिया। ये सारे एफर्ट्स करने के बाद वो धीरे धीरे ना थोड़ा सा बेटर फील करने लगे और थोड़ा थोड़ा अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आने लगे। जब वो थोड़ा सा खतरे से बाहर आ गए ना, तो फटाफट से हमने उन्हें एम्बुलेंस में बैठाया और उन्हीं जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे उन्हीं के हॉस्पिटल में उनको फटाफट ले गए। हॉस्पिटल ले जाके उनको फटाफट से एडमिट कर दिया और वहाँ पे ना उन्हें वार्म IV फ्लूइड्स लगे और वो फ्लूइड्स लगने के बाद थोड़ी देर में वो एकदम नॉर्मल हो गए। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि पापा आज सही हो गए, क्योंकि उस टाइम हम सब बहुत घबरा चुके थे। करीबन 1 घंटे बाद जब पापा को हम घर वापस लेके आए, तो घर पहुंच के मुझे भैया एकदम से याद आया कि यार ज़ीशान, यार उसके भी तो हाथ पैर एकदम ठंडे हो रहे थे। तो मैं और मम्मा उसके रूम में गए, हमने देखा वो तो बहुत ही पीसफुल मस्त सोया हुआ एकदम। और हमने जब उसके हाथ और पैर पकड़े तो हमने देखा कि उसके हाथ पैर बहुत ठंडे हैं, एकदम फ्रीजिंग कोल्ड, बट उसकी ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल थी और पल्स वगैरह भी एकदम नॉर्मल चल रही थी। इसके बाद हम भैया बाहर आए और हमने इस बारे में कुछ खास बात नहीं करी। हमारे साथ इतना कुछ ख़राब हो रहा था कि हम इस बारे में ना थोड़ा बात करना अवॉइड ही करते थे। मम्मा अपना यूजुअल से काम करने लगी, वो अपना कुकिंग वगैरह करने लगी, पापा वहीं लिविंग रूम में बैठे थे। मैंने TV भी चला दिया ताकि चीज़ें नॉर्मल लगें। और फिर जब मैं वहाँ से गुजर के अपने रूम में जाने लगी तो हमारा जो नमाज रूम था ना, उसका दरवाज़ा खुला था। और जब मैं वहाँ से गुजरी तो मैंने रियलाइज़ करा कि उस नमाज रूम से बहुत ठंडी हवाएँ आ रही हैं। तो मेरे को लगा शायद ये AC ही ख़राब हो गया है, कि ऐसा कैसे हो सकता है। खैर मैं गई, मैंने AC को ऑफ़ कर दिया और डोर लॉक कर दिया। उसके बाद अगले दिन मैंने AC वालों को बुलाया सर्विसिंग के लिए और मैंने उन्हें बोला कि यार तुम्हारे AC ख़राब होने की वजह से ना कल मेरे पापा की ऑलमोस्ट जान चली गई थी। पर AC वालों ने उसका जब चेक किया तो उन्होंने तो सब कुछ सही बताया, और इनफैक्ट जब उन्होंने AC ऑन किया तो AC एकदम मस्त गर्म हवा आने लगी थी। और ये सब सोच के और देख के ना हम लोग अंदर ही अंदर तो बहुत ही घबरा रहे थे, पर हमने कुछ खास बोला नहीं। अब जब ये बातें अगले दिन चाचा चाची को पता लगी तो वो लोग भी हमारे घर पे आए मिलने के लिए, खैर खबर लेने के लिए। अब वो लोग जब पापा मम्मी के रूम में बैठे थे ना, तो चाची के फेस पे ना एक अलग सी खुशी थी, एक अलग सी ना मुस्कुराहट थी जो बार बार आ रही थी। वो हर बात पे ना हंस हंस के बातें कर रही थी और ये ना मुझे बहुत ही नेगेटिव लगा। इवन मम्मा को भी ये बहुत नेगेटिव लगा था भैया। खैर इसके बाद वो आई, 2 मिनट बैठी और फिर वो सीधे ज़ीशान के रूम में चले गई। और खैर चाची ज़ीशान को अच्छा मानती थी तो हम लोग भी पीछे पीछे नहीं गए। अब थोड़ी देर में चाय बन के आ गई, पर चाची ना अभी भी ज़ीशान के रूम में ही थी। तो मम्मा ने बोला कि जा चाची को बुला ला। और मैं जब चाची को बुलाने के लिए जाती हूँ ज़ीशान के रूम के अंदर, मैं देखती हूँ कि चाची ना ज़ीशान के बेड के ऊपर बैठी हुई है और ज़ीशान चाची की गोद में सरक के सोया हुआ है। जैसे भैया एक छोटा सा बच्चा सोता है ना अपनी माँ की गोद में, वो ऐसे सोया हुआ है इतने प्यार से। और ये देख के मैं बहुत हैरान थी कि ज़ीशान इतना एग्रेसिव था, वो ऐसे कैसे सो सकता है चाची की गोद में। खैर फिर मैंने चाची को बोला कि चाची चाची वो चाय बन गई है बाहर, तो मम्मा बुला रही है आपको। और ये सुन के चाची ने ज़ीशान की तरफ देखा, ज़ीशान ने बहुत ही प्यार से अपना सर वहाँ से हटा लिया और चाची उठी और हमारे साथ फिर बाहर आ गई। ये सारी चीज़ें भैया मुझे बहुत ही अजीब लग रही थी, बहुत ही नेगेटिव लग रही थी, पर फिर हम क्या ही करते ना,
खैर हमने चाय पी और फिर सब ने ना वहीं पे घर पे ही डिनर किया। चाचा और पापा, हमारे घर का एक छोटा सा रूम था जो उनका ऑफिस था, वो लोग तो वहीं बैठे हुए थे अलग से, और काफ़ी देर से ना उनका किसी बात पे आर्ग्यूमेंट चल रहा था। एक्चुअली जो हमारे चाचा थे ना, वो काम में ना दिल से नहीं करते थे। सब कुछ जितना कुछ भी था ना, काम मैनेज करना, काम लाना, काम करवाना, वो सारे मेरे पापा ही करते थे। और चाचा ना बड़े मनी माइंडेड से, सिर्फ पैसों से उन्हें मतलब रहता था। पर मेरे पापा का ना हमेशा से यही मन रहता था कि पूरा परिवार साथ में ही रहे, ये मेरा छोटा भाई है, मेरे साथ ही काम करे। वो ना चाचा की ऐसी जो गलतियाँ होती थी ना, उनको भी एक तरह से अनदेखा कर देते थे। पर चाचा जो थे ना, वो हमेशा से, उनका पूरा दिमाग और फोकस हमेशा से पैसों पे ही रहा था। तो इसी बात पे ना, ऐसी कोई टॉपिक पे इनकी एकदम से ना आर्ग्यूमेंट होने लगती है, और पापा ना ज़ोर से चाचा को डांट देते हैं। और जब वो डांटते हैं ना, तो बाहर तक हमें आवाज़ आती है। पापा चाचा को डांट ही रहे होते हैं कि एकदम से जीशान के कमरे का दरवाज़ा खुलता है, जीशान बाहर आता है, और बाहर आके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। लाइक वो कुछ बोलता नहीं है, बस पापा के ऑफिस के बाहर जाके ना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, और बहुत ही अजीब तरीके से चिल्लाता है। और ये बिहेवियर देख के पापा भी एकदम से चुप हो जाते हैं, और जैसे पापा चुप होते हैं तो जीशान भी चुप हो जाता है, और फिर वो सीधे भैया अपने रूम में चले जाता है और लॉक कर देता है वो। और ये समझ ही नहीं आता ये क्या कर रहा है वो। जीशान का बिहेवियर भैया बहुत बदलता ही जा रहा था, और हम सब बस हैरान हो जाते थे उसको देख के। खैर ये सब ऐसे ही चलता रहा। जीशान की इन हरकतों से, और जो कुछ जीशान के साथ हो रहा था, इन सब चीज़ों से ना मेरे पापा और मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते थे। ये उनको अंदर ही अंदर खाता था। और इसके बाद भैया जो हमारे साथ होता है ना, वो हमारी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। खैर ये सब चल रहा था भैया, और हमें लगता था कि यार और क्या ही बुरा हमारे साथ होगा। पर अभी ज़िंदगी ने हमें बहुत सारे रंग दिखाने और बचे हुए थे। इस इंसिडेंट्स के 2 महीने बाद एक दिन पापा को एकदम झटके से हार्ट अटैक आता है, और हमें कुछ समझ ही नहीं आता। और उससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, कुछ कर पाते, वो हमें छोड़ के चले जाते हैं भैया। मेरे पापा, मेरे प्यारे पापा, उनका साया भी मेरे सर से उठ जाता है भैया। और जैसे ही पापा हमें छोड़ते हैं ना, ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया ही हमारे अगेंस्ट हो गई हो। हमारे दादा दादी उन तक ने हमारे घर आना बंद कर दिया। और मुझे अभी भी याद है कि बाहर मेरे पापा का जनाजा सजा हुआ था, और अंदर चाचा चाची मेरे मम्मी के रूम में आके कुछ पेपर उनसे साइन करने को कह रहे थे। मैंने जब देखा तो मैंने बोला कि आप लोगों का दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है, ये टाइम है क्या इन चीज़ों का। और मेरे को बोलते हैं तुम छोटी हो ना, छोटी बन के रहो। और भैया शुक्र है कि मेरी माँ उस समय वीक नहीं पड़ी। अगर वो वीक पड़ गई होती ना, तो ये जो घर है भैया जिसमें हम लोग अभी रहते हैं, जो मेरे पापा ने बहुत प्यार से हम लोगों के लिए बनाया था, शायद ये घर भी हम पे नहीं बचा होता। पापा की डेथ के बाद जो बिज़नेस था वो तो सारा का सारा चाचा ले ही चुके थे, क्योंकि पापा ने तो ऐसे ही अपनी विल बनाई थी कि उनके जाने के बाद चाचा पे ये सब चीज़ चले जाए और वो हम सबका ख्याल रखे। पर पापा ने कभी सपने में सोचा भी नहीं होगा कि ये लोग ऐसा करेंगे हमारे साथ। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे भैया, क्योंकि जब से मेरे पापा गए थे तब से कुछ ना कुछ रोज़ हमारे साथ हो रहा था। जितने भी लोग हमें प्यार दिखाया करते थे ना, अब तो हमें सब कुछ दिखावा सा लगने लगा था, क्योंकि सब कुछ हमारे साथ उल्टा पुल्टा हो रहा था। चाचा ने हम पे बहुत सारे केसेस लगा दिए लैंड्स के चक्कर में। हमारे डैड ने भैया मेहनत करके बहुत सारी लैंड्स खरीदी थी, जो कि अब मेरी माँ की थी। पर उन लैंड्स को हथियाने के चक्कर में हम पे बहुत सारे फ्रॉड केसेस करे इन लोगों ने, जो केसेस अभी तक चल रहे हैं भैया। हमें इन लोगों ने बहुत सताया, और बहुत सी चीज़ों से तो हम आज तक सफ़र कर रहे हैं। मेरी माँ भी बहुत परेशान रहने लगी थी, और वो अपनी परेशानियों को ना अपने कुछ फैमिली मेम्बर से शेयर करती थी। अब परिवार में जब ये बात धीरे धीरे फैलने लगी ना, एक दूर की आंटी ने मम्मा को बताया कि लखनऊ से आगे एक जगह है करीबन 2 घंटे दूर, उसका नाम है सीतापुर, और वहाँ पे ना एक मौलाना साहब बैठते हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, मैंने सुना है, काफ़ी नाम है उनका वहाँ पे। तुम एक काम करो, वहाँ जाके दिखाओ। अब हम लोगों को ना भैया एक रे ऑफ होप चाहिए थी अपनी लाइफ में। जैसे हमने ये बात सुनी तो अगले दिन अर्ली मॉर्निंग हम निकल गए, और 9 बजे तक हम वहाँ पहुँच भी गए। और जब हम उनके सामने गए ना भैया, जो हमने उनके बारे में सुना था वो सब सही निकला। मौलवी साहब ने सारी बातें बोली, जिन, जिशान, वो सारी बातें। और फिर उन्होंने हमें बोला कि ये जिसने भी किया है ना, वो तुम्हारे घर की औरत है, और वो रानीखेत की रहने वाली है। और जैसे ही उन्होंने रानीखेत बोला ना, मैंने और मम्मा दोनों ने अपने मन में सोचा कि यार रानीखेत से तो चाची है। और हमने बस मन में सोचा ही था कि वो एकदम से बोल पड़े कि तुम जो सोच रहे हो ना, ये उसी ने किया है, और ये जो जिन लगा है ना तेरे बेटे को, ये और कोई नहीं, ये उस औरत का भाई है। वो इसके शरीर में आ चुका है और अपने आप कष्ट काट रहा है, और उसकी ज़िंदगी की जितनी भी दुख तकलीफ़ें थी ना, अब वो सब तेरे सर पड़ी है। तेरे घर की रसोई में
एक गमला रखा है, वहाँ जाके उस गमले को तोड़ना और उसमें देखो 2 ताबीज़ मिलेंगे। उस ताबीज़ को बिना हाथ लगाए किसी चीज़ से उठाना, हाथ मत लगाना और फिर उसको जला देना। वो तेरे पति और तेरे बेटे का टोटका है उस ताबीज़ में। ये ताबीज़ 28 अप्रैल को रखा गया है। और भैया फिर मुझे याद आता है कि 3 मई 2022 को ईद थी और ये सब ना उसी के बाद चालू हुआ था। भैया मम्मा का तो रो रो के वहाँ पे ना बुरा हाल हो गया था। वो बस ये बोल रही थी कि ये सब इन्होंने पैसों और प्रॉपर्टी के लिए किया है क्या? अगर हमें ऊपर वाले ने सब चीज़ें दी थी उसमें हमारी क्या गलती थी? मौलवी साहब हमें बोलते हैं कि देख, ये टोटका ना ठीक तो नहीं कर सकते, पर जिसने ये टोटका किया है ये उस पर लौटाया जा सकता है। एक ताला और एक चाबी आज ही रात को लेके आना 9 बजे के करीब, और वो मिट्टी भी लेके आना जिसमें ताबीज़ दबाया गया था। और सुन, बिल्कुल शांत रहना, उस औरत को जाके कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला अपना काम खुद करेगा। भैया फिर हमने भी वैसे ही किया, क्योंकि किसी भी हालात में ना मैं अपनी मम्मा को कुछ नहीं होने दे सकती थी और ना ही मेरी माँ मुझे कुछ होने देगी। इसलिए हम चुपचाप घर गए। सबसे पहले हमने ज़ीशान को खाना दिया और फिर चुपचाप उसके रूम के बाहर गए और उसके रूम में लॉक लगाया। फिर हमने ग्लव्स पहन के किचन में गए हम, और फिर वहाँ पे जो गमला था ना उसे हम बालकनी में ले गए और वहाँ उसे तोड़ा। और जैसे हमने भैया वो गमला तोड़ा ना, उसमें सच में भैया 2 ग्रीन कलर के कपड़े में ताबीज़ बंधे हुए थे। वो देख के मैं और मेरी माँ तो एकदम टूट गए। मम्मा को तो पापा की बहुत याद आई और मुझे भी, लेकिन हमने फिर हिम्मत करी और हिम्मत करके कैसे भी उस ताबीज़ में मिट्टी तेल डाल के ना उसको वहीं जला दिया। और फिर उसकी जो मिट्टी थी ना उसको पूरा एक पॉलीथीन में डाला हमने, और फिर हम सीधा बिना किसी देर करे हम सीधे मौलाना साहब के पास पहुँच गए। भैया हम काफ़ी देर वहाँ पे बैठे रहे और मौलवी साहब ने जो कुछ भी करना था उन्होंने वो सब कुछ किया। और फिर उन्होंने बताया कि वो इस मिट्टी को लेके जाएंगे, जो ताला और चाबी हम लाए थे, ताले में चाबी लगाएंगे और उसके बाद मिट्टी और ताले को तो वो एक नदी में डालेंगे और चाबी को वो एक दूसरी नदी में डालेंगे, और फिर जिसने भी किया होगा ना ये उस पर वापस जाएगा और इस बार वो सीधे ख़त्म ही होगा। इसके बाद भैया हम लोग घर आ गए। हम लोग बहुत घबराए हुए थे और किसी तरह से हमने वो रात काटी। अगला पूरा दिन भी भैया हमारा बहुत ही एंग्शियस होकर निकला और शाम को मौलाना साहब का कॉल आया हमें। उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने जो कुछ भी डालना था नदी में वो उन्होंने डाल दिया है, और उन्होंने हमें हिदायत दी कि अब आप लोग भी ना बहुत खबरदार रहना और कोशिश करना कि 1 हफ्ता आप लोग घर से बाहर मत निकलना और ना ही घर में किसी को आने देना। और हमने भी भैया बिल्कुल ऐसा ही किया। इसके बाद भी भैया हमारी लाइफ से ना परेशानियां दूर तो नहीं हुई, पर मुझे अभी भी अच्छे से याद है, दिसंबर 2022 की बात है, 5 दिसंबर है एग्जैक्ट डेट, मुझे अभी भी याद है और ना मैं कभी उसे भूलूंगी। 5 दिसंबर को अचानक से हमारी चाची ख़त्म हो गई। हमें कुछ पता नहीं है भैया कैसे ख़त्म हुई, क्या हुआ, क्यों हुआ, बस हमें ये पता था कि उनकी डेथ हो गई है, क्योंकि हम बिल्कुल बगल में ही रहते थे। तो हमें शोर जब हुआ ना तो हमें उससे आइडिया आ गया कि चाची की डेथ हो गई है। हमारे चाचा ने भी ना हमारे घर के आगे आगे बहुत हंगामा किया, ज़ोर ज़ोर से बोला कि तुम्हारी वजह से सब हुआ है, पर हम लोग ना घर से बाहर नहीं आए। खैर चाची की डेथ के बाद चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई। मेरा भाई ज़ीशान थोड़ा सा शांत तो हुआ है, उसकी हालत अभी भी वैसी ही है, उसके हाथ और मुंह अभी भी टेढ़े हैं, वो अभी भी बोल नहीं पाता है, पर उसका जो गुस्सा है ना वो काफ़ी हद तक शांत हो गया है। वो कभी कभी चिल्लाता है, कभी कभी ज़ोर ज़ोर से हंसता भी है, और रात को तो ना ज़ोर ज़ोर से चलना उसका रोज़ ही है। पर अब हमें भी आदत हो गई है और हम अब उतना उससे बॉदर भी नहीं होते, क्योंकि अब हमें शायद पता है कि वो हमें इतना नुकसान अब करेगा नहीं। मैं, मेरी कैट और मम्मा, हम तीनों अब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। ज़ीशान भी ज़िंदगी में है, पर जब से हमें पता लगा है ना भैया कि उसके अंदर जिन चाची का ही भाई है, तो शायद अब अंदर से ना उसके लिए कोई प्यार नहीं आता है हमें। फिर भी उसको पाल तो हम रहे ही हैं। मैंने अपनी जो डिज़ाइनिंग में कर रही थी वो भी मैंने अभी छोड़ दी है। मम्मा और मैं अपना एक बुटीक चलाते हैं, और बाकी हमारी लैंड्स इतनी तो हैं ही कि हम कुछ ना करके भी आराम से रह ही सकते हैं। वो कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब भी पड़ती है तो बहुत ही बुरी पड़ती है। एंड देन आवर चाचा गॉट मैरिड टू सम अदर वुमन। उसके बच्चे आज भी अबेंडन ही हो चुके हैं। दादा एंड दादी के हाल भी बुरे हैं। अभी उन्हें कोई देखने वाला भी नहीं है, और ना हम कभी जाते हैं वहाँ। दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू। सो दोस्तों, ये थी कहानी आशिमा की थी, और है ना दिल तोड़ने वाली, एकदम हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी नहीं है दोस्तों। मुझे बस यही लगता है कि आप लोग इतना भरोसा करके कहानियाँ मुझे बताते हो, और ट्रस्ट मी,
मेरे लिए सबसे बड़ी कंसर्न आपकी प्रिवेसी रहती है। तो इस कहानी में भी मैंने सारे जगहों के नाम, लोगों के नाम, एड्रेसेस, डेट्स काफ़ी हद तक चेंज करी हैं ताकि प्रिवेसी इंटैक्ट रहे। तो आप लोग अगेन वो लड़ाई मत करना कि ये यहाँ की कहानी है, वहाँ की कहानी है। बाकी दोस्तों, ये सब चीज़ें देखो होती हैं, सब बहुतों की लाइफ में होती हैं। और इस चैनल के थ्रू हमें पता लग रहा है कि चीज़ें कितनी ज़्यादा कॉमन है। अगर आप कमेंट सेक्शन भी पढ़ोगे ना, आप देखो उसमें सारे लोग, वो पंडित जी, वो गुरु जी, माँ साहब, वो सिद्धू जो बाबा जी मैंने बताए थे, मौलाना साहब, इन सब के बारे में पूछ रहे हैं। लोग बहुत परेशान हैं और ये बहुत सारी चीज़ें लोगों के साथ होती हैं। मेरे को समझ में नहीं आता लोग ये सब चीज़ें क्यों करते हैं, पर ये जो इमोशंस होते हैं ना, जेलसी, चिढ़, कुड़न, दूसरे की सक्सेस से जलना, लालच, पता नहीं लोग ना इंसानियत भूल के हैवानियत की तरफ चले जाते हैं। खैर दोस्तों, अब मिलेंगे अगली कहानी में। और नेक्स्ट जो कहानी है वो तो बहुत ही खतरनाक कहानी है। वो कहानी सुन के तो भाई बहुत ही क्रेजी कहानी है दोस्तों। ये कहानी एक लड़की की है जिसको जिन लग जाता है और वो जो जिन है ना उसके साथ गलत गलत हरकतें करता है और वो भाई वो प्रूव ही नहीं कर पाती है बहुत लंबे टाइम तक कि उसके साथ क्या हो रहा है। आप वो कहानी सुनोगे ना भाई, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। तो दोस्तों, मिलते हैं उस कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट में बताना है कहानी आपको कैसे लगी। और प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, आप सब्सक्राइब करेंगे, हमारी फैमिली बढ़ेगी। अब मिलते हैं अगली कहानी में फिर से यहीं पे, इसी चैनल पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।